guys, welcome to my channel Theory Guru. Professor Raspit Kaur here. So today we'll be going to discuss the very important topic of the chapter Transfer of Ownership. So as you all know, we are doing Sale of Goods Act 1930, Chapter 3, Transfer of Ownership, और उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सेल बाय नॉन ऑनर. इसके अगेंस्ट आपको एक और ये कोट देखने को मिलती है, निमो दत्त क्वद नॉन हबेत. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो दिस इज पार्ट 13. देखो बच्चा, सेल बाय नॉन ऑनर, वैसे तो आपको यहां से थोड़ा सा समझ आ रहा होगा. नॉन ऑनर मतलब वो बंदा उस चीज का ऑनर नहीं है. ये कवर होता है सेक्शन 27 में, और इसको क्या बोला जाता है? निमो दत्त क्वद नॉन हबेत. राइट, इसका मतलब क्या है? विच मीन्स दैट नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. अब मेरे पास किसी चीज का जितना टाइटल होगा, जितना हक होगा, जितना राइट होगा, उतना ही मैं सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर कर सकती हूँ, उससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकती. क्लियर हो गया इसका मतलब? नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, ठीक है, गार्डन में घूम रहा है, वो अचानक से उसको एक रिंग मिलती है. राइट, अब उसने इधर उधर ढूंढा, भाई किसकी रिंग है? आपकी रिंग है, आपकी रिंग है. उसको कोई नहीं मिला, किसी ने नहीं बोला कि ये मेरी रिंग है. तो उसने रीजनेबल एफर्ट्स किए, लेकिन उसका ऑनर उसको नहीं मिला. किस्मत चमक गई ना? हाँ, वेरी गुड. तो उसने क्या किया? अब उसके पास रिंग है, ऑनर उसको मिला नहीं, उसको चाहिए नहीं, तो उसने क्या किया? उसको बी को सेल कर दिया. राइट, B bought it in good faith without knowing that A was merely a finder. कहते B ने वो चीज गुड फेथ में खरीदी और उसको ये नहीं पता था कि A उसका ऑनर नहीं है, वो सिर्फ एक फाइंडर है जिसको वो रिंग मिली है. तो यहाँ पे कहते हैं कि ट्रू ऑनर कुड रिकवर द रिंग फ्रॉम B. मतलब A वो टाइटल नहीं दे सकता जो उसके खुद के पास नहीं है. क्लियर हुई ये बात? तो अगर ओरिजिनल ऑनर आ जाता है तो वो अपनी रिंग जो है बी से रिकवर कर सकता है. अब इस पूरे टॉपिक में ध्यान से सुनना, पूरे टॉपिक में दो बातें जो बार बार रिपीट होने वाली हैं, वो है कि जो भी बायर है ना, वो गुड फेथ में गुड परचेज करता है, और दूसरा, एट द टाइम ऑफ सेल उसको ये नहीं पता कि सामने वाले के पास सेलर का टाइटल नहीं है, वो सेल नहीं कर सकता. तो ये जो दो बातें ना हर एक पॉइंट में आने वाली है, रट लो बस अच्छे से, ध्यान से. ठीक है, तो ये मीनिंग क्लियर हुआ. लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शन में क्या बोल रहे हैं? कहते वैसे तो बंदा जो है ना, ऑनर, ठीक है, नहीं है वो गुड्स का. ऑल्दो पर्सन इज नॉट द ऑनर ऑफ द गुड मे सेल द गुड्स एंड पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. ऊपर हमने बोला नीमो दत्त क्वद नॉन हबेत, मतलब होता है कि वो जितना खुद के पास टाइटल है उससे बेटर टाइटल वो नहीं दे सकता. लेकिन इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे ये कहा जाता है कि कुछ कुछ जगह पे हम बेटर टाइटल दे सकते हैं जितना हमारे पास भी नहीं है. ठीक है, तो वो किस तरह की एक्सेप्शंस हैं? सबसे पहले आ जाती है सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट. सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, जहां पे आप चाहते हो कि ये कंडीशन एप्लीकेबल हो, ये जो पॉइंट है ये एप्लीकेबल हो, ये सेक्शन एप्लीकेबल हो, तो वहां पे ये बातें फुलफिल होनी चाहिए. कौन सी? पहली, पर्सन जो सेल कर रहा है वो एक मर्केंटाइल एजेंट होना चाहिए. दूसरी बात, उसके पास गुड्स का पोजेशन होना चाहिए. तीसरी बात, वो पोजेशन ऑनर की मर्जी से होना चाहिए. और चौथी बात, जिस टाइम पे वो सेल कर रहा है उस टाइम पे वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम ही सेल करे. मान लो मेरा बिजनेस अगर 9 to 5 चलता है तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ड्यूरेशन के टाइम ही मैं वो चीज सेल कर रही हूँ, आगे पीछे नहीं, लाइक अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, इस तरह का कुछ नहीं है. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पे ही वो डीलिंग जो है वो हो रही है. ठीक है, अगेन कौन सी दो बातें? बायर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ, और सेल के टाइम पे उसको नहीं पता, एजेंट हैज नो अथॉरिटी टू सेल, मतलब एजेंट उस चीज का ऑनर नहीं है. ये दो बातें याद रखनी है. ठीक है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसकी. देखो,
एक मर्केंटाइल एजेंट है, ठीक है, उसने अपने ट्रू ऑनर को बोला कि आप मेरे को डायमंड्स दे दो क्योंकि मेरे पास एक कस्टमर है जिसको मैंने डायमंड सेल करने, मतलब इनका ना डायमंड का काम है। तो जो ये ट्रू ऑनर है इसने एक मर्केंटाइल एजेंट अपॉइंट कर रखा है। अब वो जो मर्केंटाइल एजेंट है वो अपने ऑनर को कहता है कि मेरे को ना डायमंड्स दे दो, आई एम हैविंग अ कस्टमर, तो मैंने कस्टमर को बेचने हैं। लेकिन एक्चुअली में उसने क्या करना था, उसने उन डायमंड्स को प्लेज कर दिया किसी थर्ड पार्टी के पास। प्लेज करके क्या करा, एडवांस ले लिया उसके अगेंस्ट, ठीक है। लेटर ऑन अब इस सिचुएशन में बताओ कि हु इज रिस्पॉन्सिबल वन फॉर दैट प्लेजमेंट, मर्केंटाइल एजेंट? नहीं। क्यों? क्योंकि मर्केंटाइल एजेंट के पास तो राइट ही नहीं है, उसके पास उसका टाइटल ही नहीं है। ट्रू ऑनर कौन है? ट्रू ऑनर ने मर्केंटाइल एजेंट के ऊपर विश्वास करके खुद पोजेशन उसके हाथ में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू ऑनर लायबल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि पहले ट्रू ऑनर उसका जो प्लेज किया हुआ है ना, वो डायमंड्स हैं, वो प्लेज किए हुए हैं, तो वो पैसा उतार के पहले वो डायमंड्स रिकवर कर ले, उसके बाद वो अपने एजेंट को स्यू कर सकता है। बट थर्ड पार्टी के लिए कौन लायबल होगा? जिसका वो गुड है, दैट इज ऑनर। तो इट वाज हेल्ड दैट द ऑनर वाज बाउंड बाय द ट्रांजैक्शन ऑफ प्लेज। क्लियर है? तो मर्केंटाइल एजेंट सिर्फ एक कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट पार्टी है, लेकिन यहाँ इस सिचुएशन में बाउंड कौन हुआ? ट्रू ऑनर। क्लियर? वेरी गुड। चलिए, सेकेंड इज सेल अंडर द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ऑनर और टाइटल बाय एस्टॉपल, सेक्शन 27। अगेन, टाइटल बाय एस्टॉपल क्या होता है? जब ऑनर अपने वर्ड्स या अपने कंडक्ट, मतलब कुछ ऐसा किया उसने जिससे वो बायर को ये बिलीव करवाना चाहता है कि जो बंदा सेल कर रहा है ना वही उसका ऑनर है, जो एक्चुअल ऑनर है। मान लो मैं एक्चुअल ऑनर हूं, ठीक है, लेकिन मैं बायर को अपने किसी वर्ड्स या किसी एक्शन के थ्रू ये विश्वास दिलवाने की कोशिश कर रही हूं कि जो मेरा ही एजेंट उसके सामने खड़ा है, ठीक है, दैट इज द ट्रू ऑनर ऑफ द गुड। तो वो होता है टाइटल बाय एस्टॉपल, ठीक है। जैसे कि एक पी पर्सन था, वो कौन था? ऑनर ऑफ द मशीनरी, ठीक है। उसने क्या करा, अपनी मशीनरी क्यू के पास रख दी, क्यू जहां पे रहता था, क्यू की जगह पे अपनी मशीनरी जो है वो रख दी। एक और पर्सन था आर, जिसने क्यू से पैसे लेने थे, क्यू उसके पैसे नहीं दे रहा। उसने क्या करा, उसने कोर्ट को जाके कंप्लेंट करी, तो कोर्ट ने क्या करा, डिक्री कर दिया अगेंस्ट क्यू, और कोर्ट ने उसके सारे गुड्स को सीज कर दिया। जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा उसके सारे गुड्स को सीज कर दिया। अब देखो, पी का भी गुड जो है वो उसके पास पड़ा था, वो भी सीज हो गया। पी को तो बताना चाहिए था ना कि मेरा गुड उसके पास पड़ा है, लेकिन पी ने क्या करा, डिड नॉट टेक एनी स्टेप फॉर सेवरल मंथ्स टू क्लेम द गुड। तो अब यहां से आप ये जज कर पा रहे हो कि पी का ये एक्शन क्या बता रहा है। वो ये शो कर रहा है कि पी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये दिखा रहा है कि वो जो गुड है वो क्यू का ही है, क्यू इज द ऑनर ऑफ द गुड। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता तो वो इमीडिएटली स्टेप लेता कि मेरा जो गुड है मेरे को वापस करो, वो क्यों सीज हुआ है। उसने ऐसा कुछ नहीं करा, ठीक है। सो इट वाज हेल्ड दैट पी विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम प्लेजिंग हिज टाइटल टू द मशीनरी। वो अपना जो टाइटल है मशीनरी के ऊपर उसको स्टॉप कर रहा है, और उसके खुद के एक्शंस ये दिखा रहे हैं कि क्यू इज द ऑनर ऑफ द मशीनरी। तो ये होता है टाइटल बाय एस्टॉपल। क्लियर? तो यहाँ पे अगर गुड चला भी जाता है ना, क्यू के थ्रू चला भी जाता है, तो क्यू कैन गिव बेटर टाइटल बिकॉज हेयर पी, ऑनर ऑफ द मशीनरी हिमसेल्फ, क्या किया उसने, स्टॉप्ड फ्रॉम प्लेजिंग हिज टाइटल। क्लियर? वेरी गुड। थर्ड वन, सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ऑनर, सेक्शन 28। अब इसमें भी अगर आप चाहते हो कि ये कंडीशन, मतलब ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ताकि ये एक्शन एप्लीकेबल हो सके, ये सेक्शन एप्लीकेबल हो सके, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है कि वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ऑनर मस्ट बी इन सोल पोजेशन ऑफ द गुड्स। अगर कोई एक चीज सेवरल ऑनर्स की है ना, तो वो किसी एक के सोल पोजेशन में है इस टाइम, और वो पोजेशन जो है वो को ऑनर्स की परमिशन से ही मिला है उसको, ठीक है। अगेन वही दो बातें, अब आप बताओगे, मैं नहीं बोलूंगी। कौन सी दो बातें?
गुड फेथ, वेरी गुड। दूसरी कौन सी बात है? यस, कि सेल के टाइम पे बायर इज अनअवेयर अबाउट द फैक्ट दैट सेलर इज नॉट हैविंग द राइट टू सेल। वेरी गुड, याद होगी दोनों बातें। ये दोनों बातें हर पॉइंट में आने वाली हैं। तो अब जैसे एग्जाम्पल क्या है इसकी, ए बी सी, इन तीनों की ना एक काउ थी, ठीक है, लाइफ स्टॉक है इनके पास, काउ तीनों के नाम पे है वो। अब इन्होंने क्या करा, बी और सी ने ना इसकी कस्टडी ए को दे दी, अपनी मर्जी से दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि सेवरल जॉइंट ऑनर में से किसी एक के पास सोल पोजीशन है। यहाँ पे सोल पोजीशन किसके पास है? ए के पास। दूसरा हमने लिखा कि को ऑनर्स की परमिशन के साथ वो आया है, तो वो भी सेटिस्फाई हो गया, बी और सी ने अपनी मर्जी से दिया है। अब ए ने क्या करा, ए ने इसको सोल्ड कर दिया, किसको? डी को। अब फिर से वही दो बातें, डी ने वो गुड फेथ में खरीदा, ठीक है, और उसको नहीं पता था कि ए को ऑनर है, वो सोल ऑनर नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि डी ने गुड फेथ में परचेज किया, तो इसलिए प्रॉपर्टी इन काउ इज ट्रांसफर्ड टू डी। क्लियर एवरीवन? तो देखो ए के पास उसका पूरा टाइटल नहीं था, फिर भी ए कैन गिव बेटर टाइटल टू द डी। एनी डाउट इन दीज 3 पॉइंट्स? आई डोंट थिंक सो। चलिए आगे, फोर्थ, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये ध्यान से सुनना, सेक्शन 29। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है? जो तोड़े जा सकते हैं ईदर ऑफ द पार्टी, बाय ईदर ऑफ द पार्टी, मतलब जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है वो पार्टी उसको तोड़ सकती है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं दिस एक्सेप्शन इज लिमिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कौन से? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, सिर्फ जो 19 सेक्शन 19 और सेक्शन 19 ए में कवर होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो सिर्फ 4 हैं। कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है ड्यू टू कोरेजन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो ये 4 चीजें किन सेक्शंस में कवर होती हैं? सेक्शन 19 एंड सेक्शन 19 ए। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है इन 4 रीजंस की वजह से, तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो क्या लिखा है? इट डज नॉट एक्सटेंड टू ऑल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज जस्ट कन्फाइंड टू सेक्शन 19 एंड सेक्शन 19 ए, और उसमें 4 ही आते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इस सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए ये कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। पहली क्या है? गुड्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द बायर। बायर की बात हो रही है, जिसको बेच दिया उसके पोजेशन में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? सेलर मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 19 एंड 19 ए। अच्छा, मान लेते हैं कि मैंने बेचा था किसी और पर्सन को, लेकिन वो गुड, इफ आई एम सेलर, तो वो गुड मेरे पास कैसे आया है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है अंडर सेक्शन 19 एंड 19 ए। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे एंटर कराया गया था ड्यू टू कोरोजन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी नॉट रिसिंडेड एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब मैंने बायर को बेच दिया ना, अब तो जब मेरे हाथ में वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का हक था कि मैं उसको तोड़ सकती हूँ, उस टाइम पे मैंने उसको नहीं तोड़ा। ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि जो सेलर है उसको पता है कि मेरे को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है वो एंटर कराया गया है और मैं उसको तोड़ सकती हूँ, पर मैंने उसको नहीं तोड़ा, ठीक है। अगेन वही बात, पढ़ लो, याद कर लो, अपने आप बोलो, मैं नहीं बता रही। चलो, तो इसके अंदर हमारे पास एक है एग्जाम्पल ए। उसने क्या करा? बायर है, उसने मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ना बी को बहुत ज्यादा कन्विंस कर दिया, इंड्यूस कर दिया कि वो अपना हॉर्स इसको बेच दे, ठीक है। बहुत ज्यादा इसने उसको मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इंड्यूस कर दिया, कन्विंस कर दिया। और इमीडिएटली ए ने क्या करा? बायर ने जैसे बी ने उसको हॉर्स दिया, उसने इमीडिएटली सी को सेल कर दिया, ठीक है। बिफोर बी हैज रिसिंडेड द कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले कि बी कुछ सोचता, बी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता, ए ने क्या कर दिया? उसको सी को सेल कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इन हॉर्स इज ट्रांसफर्ड टू सी, क्योंकि सी की कोई गलती नहीं थी, सी ने गुड फेथ में परचेज करा। सी को ये भी नहीं पता था कि ए ने ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर बी को मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है उससे वो ये हॉर्स लिया है।
तो सी इनोसेंट पार्टी है, तो सी के पास तो गुड टाइटल जाएगा ही। क्लियर? वेरी गुड। फटाफट से करते हैं आगे। सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, मतलब आफ्टर सेल भी अगर पोजेशन सेलर के पास है तो वो थर्ड पार्टी को उसको सेल कर सकता है। वेयर अ पर्सन हैज सोल्ड बट कॉन्टिन्यूज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स मे सेल देम टू अ थर्ड पर्सन। देखो रीजन साइलेंट है यहाँ पे, हो सकता है कि बहुत दिन हो गए बायर उसको लेने ही नहीं आया, या और क्या कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन रीजन साइलेंट है कि क्यों वो सेल कर सकता है। बट इतना बोला है, क्या कहता है ये सेक्शन, कि अगर सेलर के पोजेशन में गुड्स पड़ी हैं तो वो थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है। और जो थर्ड पार्टी है, बायर है, अगेन सेम गुड फेथ में लेगी और उसको नहीं पता कि सेलर के पास उसको बेचने का टाइटल अब नहीं है। जैसे ए है सेलर, उसने बी को कुछ गुड्स बेची, स्माइली लेनी मैंने इस बार, अच्छी लग रही है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना। हाँ, तो ए ने बी को कुछ गुड्स बेची, ठीक है, और बी ने कहा कि इसको तुम अभी अपने पोजेशन में ही रखो, बट कॉन्टिन्यू टू रिमेन इन पोजेशन देयरऑफ विद द कंसेंट ऑफ द बायर। तो भैया ए ने क्या करा, कोई एक और बंदा उससे गुड्स लेने आ गया, ए ने सब्सिक्वेंटली उसको रीसोल्ड कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि सेकंड परचेजर हैड एक्वायर अ गुड टाइटल। क्यों? दो ही बातें, क्योंकि उसने गुड फेथ में परचेज करा और उसको तो नहीं पता था कि ए के पास टाइटल नहीं है उसको बेचने का, तो इनोसेंट पार्टी को क्यों सजा मिलेगी, उसको सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में कैसे सॉर्ट आउट करते हैं ये बात की बात है, लेकिन जो सेलर है अगर गुड्स के पोजेशन उसके पास पड़ी है तो वो रीसेल कर सकता है। अब आ जाता है सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल। अब इसमें आप बोलोगे कि मैम देखो कि बायर ने तो वो चीज परचेज ही कर ली, उसके पास पोजेशन है तो वो तो आगे बेच ही सकता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। पर इसमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो तो बायर आगे बेच सकता है गुड्स को। कौन कौन सी कंडीशन? फर्स्ट, बायर इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। जो फर्स्ट बायर है उसके पास पोजेशन है गुड्स का और कंसेंट किसका चाहिए, सेलर का। ट्रांसफर इज बाय द बायर और बाय मर्केंटाइल एजेंट एक्टिंग फॉर हिम। जो थर्ड पार्टी को बेच रहा है बायर, अब बायर की बात हो रही है, बायर ने सेलर से गुड्स ले ली, अब बायर किसी और बंदे को बेच रहा है थर्ड पार्टी को, तो कहते हैं कि जिसको वो बेच रहा है मतलब या तो बायर खुद सेल करे या बायर का मर्केंटाइल एजेंट भी सेल कर सकता है। अब जो सेकंड बायर है, ये वाला बायर है जो, वो गुड फेथ में परचेज करे और उसको ये नहीं पता कि इसके पास अभी पूरा टाइटल नहीं है। अब बात इस पे घूम के आ जाती है, पूरे टाइटल का क्या मतलब है। बायर वर्ड यूज तो कर लिया कि इसने बाय कर लिया, लेकिन पूरे टाइटल का क्या मतलब है, ठीक है। अब जैसे बी है पर्सन, उसने एग्री करा कार बाय करने, ठीक है, वो कहता इफ हिज सॉलिसिटर अप्रूव्ड, अगर उसका सॉलिसिटर अप्रूव करता है, तो सॉलिसिटर क्या मतलब होता है, वो बंदा जो आपको लीगल एडवाइस देता है, ठीक है। कहता कि अगर मेरा सॉलिसिटर अप्रूव करेगा तो मैं ये कार लूंगा। तो बी ने पोजेशन तो ले लिया, कहता मेरा सॉलिसिटर आएगा अगर वो अप्रूव करेगा तो ही मैं इसको परचेज करूंगा। अब बी ने क्या करा, पोजेशन तो ले लिया और क्या करा, अभी सॉलिसिटर ने अपनी राय भी नहीं दी थी, उसने उससे पहले ही क्या कर दिया, सी को उसको सेल कर दिया। जब सॉलिसिटर आया उसने कार देखी, उसने डिसअप्रूव कर दी कि ये गाड़ी हमने नहीं खरीदनी, तो अब बायर के पास पूरा पोजेशन तो, पूरा राइट तो नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसने कंडीशन क्या रखी थी कि मेरा सॉलिसिटर अप्रूव करेगा तब भी मैं कार परचेज करूंगा, लेकिन उसके पास पूरा टाइटल ना होने के बावजूद उसने सी को सेल कर दिया। अब सी का क्या कसूर है इसमें, सॉलिसिटर कहते हैं कि नहीं लेनी गाड़ी, लेकिन अब टाइटल जो सी के पास चला गया वो क्या माना जाएगा, गुड टाइटल ही माना जाएगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन? अच्छा, इसके साथ रिलेटेड एक और बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब जैसे मान लो मैंने किसी पर्सन से गुड परचेज करा 2 इंस्टॉलमेंट में, मैंने एक इंस्टॉलमेंट पे करी और गुड मेरे पास आ गया, सेलर के की मर्जी से मेरे पास उस गुड का पोजेशन आ गया, लेकिन ऑल्दो मैंने सेकंड पेमेंट तो नहीं करी ना अभी। जब तक मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूंगी मैं उसकी सोल ऑनर, मतलब पूरी तरह से ऑनर नहीं बन सकती। लेकिन अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट से पहले ही मैंने उसको किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया, तो ये पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे कि अभी मेरे पास पूरा टाइटल नहीं आया था,
और मैंने उसको पहले ही किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया, तो उस पार्टी के पास गुड टाइटल जाएगा। नाउ 7th पॉइंट, सेल बाय एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है? सिंपली जिसको पेमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो अनपेड सेलर कहते हैं उसके पास दो राइट होते हैं, राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो वो ये दोनों राइट्स को यूज कर सकता है। राइट ऑफ लियन का मतलब होता है गुड्स का पोजेशन अपने हाथ में रखना, ठीक है। और स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है कि अगर रास्ते में गुड्स जा रही हैं और उसको पता लग गया कि बायर की इंटेंशन गलत है, या बायर जो है वो पैसे नहीं देगा, या बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, तो वो रास्ते में जा रही हुई गुड्स को रोक सकता है। तो सेलर यहाँ पे अनपेड है, उसको पेमेंट ही नहीं हुई, तो वो थर्ड पार्टी को सेल क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। He can resell the goods. Thus, the buyer acquires a good title. Very good. Clear है यहाँ तक? Now 8th point. अब इन सब पॉइंट्स के अलावा ना अलग अलग सेक्शंस में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर बंदा अपने से बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। सबसे पहला सेक्शन आ जाता है 169। 169 सेक्शन डील करता है फाइंडर के साथ, कि अगर किसी बंदे को कोई गुमी हुई गिरी हुई चीज मिलती है तो वो अपने से बेटर टाइटल किसी दूसरे पर्सन को दे सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस है कि उसने रीजनेबल एफर्ट्स करे हैं उस ऑनर को ढूंढने के, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिली रिंग जेब में डाली आगे जाके बेच दी, फिर तो गलत ही है। जिस जगह पे रिंग मिली वहां पे आपने पूछा, सबसे ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिला, तब आप आगे सेल कर सकते हो, ठीक है। एक है सेक्शन 176, ये डील करता है पॉनर पॉनी के साथ, ठीक है। कहते पॉनी गुड्स को बेच सकता है, उसके पास पावर है सेल करने की, अगर उसको पेमेंट नहीं होती। ऑल्दो पॉनी इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड, स्टिल ही कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, राइट। उसके बाद अब जैसे आपने लिक्विडेशन सुना है, ठीक है, या फिर आपने सुना है कि जैसे रिसीवर ऑफ इंसॉल्वेंट, कोई इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, तो वहां पे भी कोर्ट अपना रिसीवर भेजता है। तो ये जो बंदे होते हैं ना, इनको स्पेशल पावर्स दी जाती है एसेट्स को बेचने की या गुड्स को बेचने की। तो यहाँ पे देखो, जो भी कोई लिक्विडेटर आ रहा है ना, तो रिसीवर आ रहा है, कोई कोर्ट का पर्सन आ रहा है, उनके पास राइट, उनके पास ऑनरशिप थोड़ी है उस गुड की, है नहीं है ना, तो ऑनरशिप तो उनके पास है नहीं। स्टिल दे कैन सेल those goods and they can provide a better title than they themselves have, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब जैसे चेक की एग्जांपल ले लो, आपको पता है ना दो तरह का चेक होता है, नहीं पता तो ध्यान से सुन लो। दो तरह का चेक होता है, एक बियरर होता है, एक होता है अकाउंट पे। जब हम चेक के साइड पे दो लाइंस लगा देते हैं ना, उसका मतलब होता है अकाउंट पे। तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन के अकाउंट में ही पेमेंट जानी चाहिए, राइट, उस पर्सन के अकाउंट में ही पेमेंट जानी चाहिए। और इस तरह का इंस्ट्रूमेंट अगर गिर जाता है, किसी को मिल जाता है, ठीक है, तो वो अपने से बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। बियरर वाला, नॉट अकाउंट पे। बियरर का मतलब होता है जिसको मिला उसका, ठीक है। जैसे अगर आप सेल्फ का चेक काट देते हो ना, तो अगर वो चेक गिर जाए तो कोई भी पर्सन उसको इनकैश करवा सकता है, तो वहां पे वो अपने से बेटर टाइटल आगे प्रोवाइड कर सकता है। लास्ट आ जाता है सेल इन मार्केट ओवर। बहुत लंबा जा रहा है ना टॉपिक, कोई बात नहीं, मैंने बहुत शॉर्ट करके अभी इसमें से निकाले मेन पॉइंट्स। अब ये लास्ट पॉइंट है, खुश हो जाओ, सेल इन मार्केट ओवर ये इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में आपने एज सच ऐसे लिख देना है कि दिस रूल डज नॉट अप्लाई इन इंडिया, लेकिन फिर भी आप हेडिंग दे दोगे सेल इन मार्केट ओवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपने ये प्रिपेयर करके जाना है। 95% गारंटेड कि ये टॉपिक एग्जाम में आपको मिलेगा। क्लियर? तो होपफुली आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।